है सत्ता, जहां पर आ जाते हैं राजनीतिक आंसू वहां पर होती है सत्ता, जहां पर सीट की होने लगती है लड़ाई वहां पर आती है सत्ता, जहां पर पूर्वांचल पश्चिमांचल से अलग सोचने लगे वहां पर आ जाती है सत्ता, जहां पर दो पार्टियों के बीच दल बदल होने लगे वहां पर आ जाती है सत्ता, जहां पर फेंटा जाए टेढ़े हाथों से पत्ता वहां पर आ जाती है सत्ता। यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक, पंजाब से लेकर गोवा मणिपुर तक सत्ता की कुछ ऐसी ही कहानी है। अगले 1 घंटे मेरे साथ में आप जुड़े रहें। इस 1 घंटे के शो में आपको सत्ता के आंसू दिखेंगे, आपको चालबाजी दिखेगी, आपको चाल दिखेगी, आपको हंसी मुस्कान भी दिखेगी, आपको दिमाग चलाना दिमाग लड़ाना भी दिखेगा। अन्य संकल्प के पीछे आखिरकार 8 साल पुरानी कहानी है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और इन सभी के बीच अखिलेश किस सीट से लड़ेंगे चुनाव, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि अगर चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव तो फिर किस तरीके का मैसेज देंगे, और इतनी देर क्यों लग रही है अखिलेश यादव को अपनी सीट फाइनल करने में। नमस्ते, मैं राशिद। पहली तस्वीर देखें आप। भारतीय जनता पार्टी की अब जो लिस्ट है, जो बन करके तैयार है, इस लिस्ट में क्या है सभी को इंतजार है। अखिलेश यादव इतना लेट क्यों कर रहे हैं अपनी सीट की घोषणा करने में। यूपी में सीट का समीकरण क्या है, योगी अखिलेश में कौन मारेगा बाजी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि अखिलेश की सीट पर 7 सस्पेंस क्या हैं। आजमगढ़ से लेकर के छिबरामऊ, मैनपुरी से लेकर के इटावा, आगरा तक कितने राज छिपे हैं। सीट घोषित करने में अखिलेश देर क्यों कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एसपी आरएलडी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, इसके पीछे का दांव क्या है। यूपी का युवा किसके साथ में है, जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ 89 लाख है, उसके दिल में क्या चलता है। 18 साल से 30 साल की उम्र के युवा की मैं बात कर रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी गणित में जहां शुरुआती 2 चरण में चुनाव है, जहां पर जाटलैंड में चुनाव है, क्या कुछ होने वाला है आपको अगले 1 घंटे में मैं बताऊंगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव की सीट पर बहुत बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। मैनपुरी या छिबरामऊ से लड़ने की अटकलें तेज हैं, कभी भी किसी भी वक्त अखिलेश यादव की सीट का ऐलान हो सकता है। लखनऊ से लेकर सैफई तक समाजवादी पार्टी में मंथन तेज है, प्रदेश को संदेश देने वाली सीट फाइनल की जा रही है। लखनऊ, सैफई, हर जगह समाजवादी पार्टी में गहन मंथन चल रहा है। मुलायम सिंह यादव से बातचीत की जा रही है, शिवपाल यादव से बातचीत की जा रही है, और यह डिस्कशन चल रहा है कि आखिरकार अखिलेश किस सीट से लड़ें ताकि पूरे यूपी के लिए एक बड़ा संदेश जाए। और आपको हम दिखाते हैं कि अखिलेश की कितनी सीटों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, कहां से अखिलेश लड़ सकते हैं चुनाव। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने जितनी खबर आई है, मैनपुरी से लेकर के सैफई तक और बाकी लखनऊ तक कितने नाम पर चर्चा की गई है। अब आप ये देखें, मैनपुरी सदर, छिबरामऊ, गुन्नौर संभल की सीट है, आजमगढ़, इटावा, औरैया। इसका मतलब यह है पूर्वांचल से लेकर के जो मध्यांचल तक का इलाका है ना, जहां पर मुसलमान वोट बैंक हैं, जहां पर यादव वोट बैंक हैं अच्छी खासी तादाद में, इन्हीं सब सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन अखिलेश की सीट पर जितना सस्पेंस बरकरार है, इसे लेकर के पूर्वांचल में बड़ी हलचल है। गोरखपुर की जनता क्या सोचती है। जौनपुर से मेरे सहयोगी राजन की भी रिपोर्ट आप देखें, अयोध्या से नितेश की रिपोर्ट है, बनारस से आकाश ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के लिए फाइनलाइज है, इसी तरह से बनारस से लेकर के गोरखपुर तक और प्रयागराज से लेकर के जौनपुर तक हलचल बहुत ज्यादा तेज है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा तेज हलचल हो चली है, क्योंकि पूर्वांचल की जनता को यह लगता है कि भले ही इटावा, मैनपुरी या फिर आगरा की तरफ की बात की जाए, संभल, गुन्नौर की बात की जाए, लेकिन पूर्वांचल पर दांव लग सकता है, यानी पूर्वांचल की कोई ना कोई सीट हो सकती है। रिपोर्ट। चुनाव लड़ने के बाद अब अखिलेश यादव का कई जगहों से चर्चा चल रहा है, यानी संभल, आजमगढ़ और जौनपुर। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो स्थितियां क्या होंगी, किस तरीके की जो है उनके मत में जाएंगे लोगों का पक्ष। अब ऐसे में लोगों से हम जानकारी लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से, अगर आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा आसपास के जिलों में या सीटों पे। लग रहा है आपको अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ या जौनपुर से चुनाव लड़ते हैं तो कितना फर्क पड़ने वाला है। अखिलेश यादव को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, पंडित विपिन कुमार शर्मा मेरा नाम है। मैं अखिलेश यादव को एक आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ और सब कहीं की बात छोड़ दें, वो 100 किलोमीटर दूर लखनऊ से अयोध्या में आकर के चुनाव लड़कर देख ले, अपनी औकात खुद पता चल जाएगी। जैसा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
ऐलान किया है कि वो भी इस बार अपना किस्मत आजमाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये तय नहीं किया कि कौन सी सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा माना जा रहा है क्या अगर वो मैनपुरी गुन्नौर अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे या पूर्वांचल की आजमगढ़ सीटों जैसी सीट को अगर वो चुनते हैं, ये आजमगढ़ जैसी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो उसका क्या असर पूर्वांचल की अन्य सीटों पर जैसे कि अयोध्या या अन्य सीटों पर क्या उसका असर होगा। कुछ लोग हैं अयोध्या के, कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर अखिलेश यादव पूर्वांचल जैसी सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका यहाँ अगल बगल सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद तिवारी। राजेंद्र जी, अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी अगर पूर्वांचल की सीटें चुनते हैं जी, तो उसका क्या असर अयोध्या पे क्या असर होगा? अयोध्या पर अच्छा असर पड़ेगा, कोई नुकसानदायक नहीं पड़ेगा। अयोध्या से ही अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जब पहले घोषणा हुई तो मुख्यमंत्री यहाँ के लड़ने वाले थे, आखिर वो क्यों चले गए गोरखपुर भाग करके। उनका प्रभाव अच्छा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये बताइए कि अगर अखिलेश यादव पूर्वांचल चुनाव लड़ते हैं, जैसे अटकलों का बाजार गर्म है, अगर जौनपुर से लड़ते हैं, अगल बगल से लड़ते हैं, तो कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के अगर बड़े चेहरे कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उस जिले का विकास 4 गुना तो बढ़ ही जाता है। प्लस उसके अगल बगल जनपद भी उससे काफी लाभान्वित होते हैं। जैसे अगर अखिलेश जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं या जौनपुर से लड़ते हैं तो दोनों जिले का विकास होना है। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े हैं, आप बनारस का कायाकल्प देख रहे हैं, तमाम विकास होते हैं, उसको मिनी जापान भी कहा जाता है। अगर इस तरह हम लोग सौभाग्यशाली होंगे कि कोई बड़ा नेता हमारे जौनपुर के किसी विधानसभा से चुनाव लड़े या सांसदी लड़े, तो स्वाभाविक है कि हमारे जनपद जो अभी तक बहुत पिछड़ा है तो उसका विकास 4 गुना तो हो ही जाएगा अन्य की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा के चुनावी दंगल में कूद रहे हैं। वही पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस चुनावी दंगल में पहली बार कूद रहे हैं। अगर चुनावी दंगल में अखिलेश यादव कूद रहे हैं, अखिलेश लड़ेंगे चुनाव, तो इसके पीछे का सियासी दांव क्या है आप समझिए। कहते हैं पॉलिटिकल पोस्चरिंग में हर एक चीज एक मैसेज देने के लिए होती है। अब मैसेज क्या जाएगा? अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश में यह मैसेज जाएगा कि योगी आदित्यनाथ से सीधा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं अखिलेश यादव। पार्टी को ऑक्सीजन मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, गठबंधन में छवि मजबूत होगी। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक संदेश जाएगा कि कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर जो इमेज है और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी। कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, यादव वोट बैंक एक साथ में आ जाएगा और कहीं छिटकेगा नहीं, कंसोलिडेट हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर का संदेश भी देंगे। कौन? अखिलेश यादव। लेकिन इन सभी के बीच मैंने शुरुआत में कहा था ना आपसे, यूपी की सत्ता में अगर सीट है तो वहां आंसू भी हैं। अगर आंसू हैं तो लखनऊ से लेकर के रामपुर तक हैं। आंसुओं का अपना एक संदेश होता है। अगली बड़ी खबर, 48 घंटे में दूसरी बार निकले अब्दुल्ला आजम के आंसू। रामपुर में जनता के बीच भावुक हो गए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। 4 दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं अब्दुल्ला। भावुक होकर, इमोशनल होकर पिता आजम खान को भी याद किया। पिता आजम खान के साथ जितनी भी बातें हुई हैं उन सभी को याद कर अपनी जनता के बीच जब रामपुर में सामने आए तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको एक बार दिखाते हैं। अब्दुल्ला आजम ने बहुत ही इमोशनल तरीके से अपनी स्पीच दी है। स्पीच देते हुए बीच में रुके, गला भरा, आंखें भरी और जो जबान है बिल्कुल रूंधे गले के साथ में एक एक अल्फाज निकले। सियासत में अल्फाज निकले तो खबर है, सियासत में आंसू आए तो खबर है। और इसीलिए सियासत में कहते हैं एक आंसू की काफी कीमत होती है। देखिए, कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तो जो हो वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी कि अल्लाह
जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत बस तो मेरे वालिद को बस है। सत्ता से जुड़ी सीट, सत्ता से जुड़े आंसू, सत्ता से जुड़ी मुस्कान और सत्ता से जुड़े मतभेद। आइए आगे बढ़ते हैं, मतभेद की बात कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर किस तरह से मतभेद उभरे हैं। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन में मतभेद उभरने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एसपी आरएलडी का एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया। मेरठ में एसपी आरएलडी के 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर जाट बड़े नाराज हैं। अखिलेश जयंत किसी भी तरीके से लगे हैं कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। सिवाल खास सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का भारी विरोध किया जा रहा है। गुलाम मोहम्मद का विरोध हो रहा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पर एसपी आरएलडी में मतभेद हो गए हैं। यानी मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं, मेरठ में 4 मुस्लिम को टिकट देने के बाद जाट समाज बहुत नाराज है। अब आपको हम दिखाते हैं कि मेरठ में 4 मुस्लिम को टिकट और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम को नाना कहने के पीछे की राजनीति क्या है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम के बीच सियासी कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर जिले में किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट न देकर बीजेपी के पोलराइजेशन के दांव को फेल करने की रणनीति को अख्तियार किया। लेकिन मेरठ जिले की 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से जो गठबंधन है, जो अलायंस है, सारी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आया। जाट महासभा ने आरएलडी को दे दी चुनौती और यह कहा कि जो जयंत चौधरी के लिए चिंता बढ़ा सकता है वो हमारे लिए भी चिंता बढ़ाएगा। गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों में से किसी पर भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा दांव चला कि रिवर्स पोलराइजेशन कर लेंगे। मुसलमानों को आश्चर्यचकित किया जब जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर पिछली बार बहुत मामूली वोटों से हारने वाले लियाकत अली को टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने वाले कादिर राणा को भी किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया और मुसलमानों के बीच एसपी आरएलडी के कैंडिडेट को लेकर नाराजगी भी दिखी है। लेकिन वक्त की नजाकत को समझा गया, लोग शांत हुए। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह लड़ाई कहां तक जाएगी। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है कि मेरठ की जनता के दिल में क्या चल रहा है। मुजफ्फरनगर मेरठ का पेच क्या है, एसपी आरएलडी में सब ठीक है या नहीं। मेरठ से सनुज की रिपोर्ट। देश की 2 विधानसभा सीटों पर घोषित प्रत्याशियों ने गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इनमें सबसे अहम मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट है जो जाट बहुल कही जाती है। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी नेता गुलाम मोहम्मद को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से ही इस बात को लेकर जाट समाज के लोग काफी गुस्से में हैं कि जब ये उनकी बाहुल सीट है तो फिर इस पर समाजवादी पार्टी के नेता को क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है। दूसरी सीट की बात करें तो मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के नेता सौरभ स्वरूप को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी में ही अंदरूनी कलह शुरू हो गई है और उनकी जगह किसी और को टिकट देने की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बागपत की छपरौली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने वीरपाल राठी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन 2 दिन बाद ही उनका टिकट काटकर प्रोफेसर अजय कुमार को टिकट दे दिया गया। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले ने विरोध की ज्वाला को और भड़का दिया है और ये मांग की जा रही है कि जब छपरौली पर टिकट बदला जा सकता है तो मुजफ्फरनगर और मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट पर क्यों नहीं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। सत्ता का पन्ना मैं फिर से पलटता हूं। इसमें आ जाते हैं फिर युवा। अब युवाओं की बात कर लेते हैं। सवाल यह है कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, युवाओं के लिए कौन क्या कर रहा है। युवाओं के लिए कितने तरीके के विंग स्थापित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग, टारगेट दिया गया है कि हर एक उम्मीदवार या फिर हर एक कार्यकर्ता 20 युवा को पार्टी से जोड़ेगा। कांग्रेस यूथ विंग, यह कहा गया है कि जितने भी बेरोजगार हैं इनकी एक पूरी लिस्ट बनाई जाए ताकि पिछले कई सालों में अगर इन्हें यह लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो इन्हें कांग्रेस के साथ में जोड़ दिया जाए। फिर आ जाती है समाजवादी पार्टी की न्यू विंग जो ये कहती है वोट फॉर न्यू यूपी,
लेकिन बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी तरीके के यूथ विंग का निर्माण नहीं किया, यूथ विंग को कोई टारगेट नहीं दिया। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि मायावती को यह लगता है कि दलित को साथ लो सब साथ जाएंगे, ब्राह्मण को साथ में ले लो सब साथ में आ जाएंगे, और क्या मुसलमान भी अगर साथ में आ जाते हैं तो एक बेहतर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश का युवा कितनी तादाद में है जानते हैं आप? लगभग 18 से 30 साल की उम्र के युवाओं की अगर मैं बात कर लूं ना, तो इनकी आबादी आ जाती है लगभग 25% के आसपास। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 2 लाख मतदाता हैं तो इनमें से 18 से 30 साल की उम्र वाले हैं लगभग 3 करोड़ 89 लाख। इनका रुझान क्या है? इन्हें क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, मंदिर, मस्जिद, धर्म, जात, मंडल, कमंडल, इन्हें किस चीज से लेना देना है? अब आपको हम ये दिखाते हैं कि युवाओं से किसने क्या वादा किया, और जो वादा किया है ये निभाना तो पड़ेगा ही ना। भारतीय जनता पार्टी ये बताया है कि हमने अपने कार्यकाल में 1 लाख छात्रों को स्मार्टफोन दिए, टैबलेट दिए। कांग्रेस का यह कहना है कि अगर सत्ता में आए 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, छात्राओं को स्कूटी देंगे। समाजवादी पार्टी कहती है युवाओं को 10 लाख नौकरी हम देंगे क्योंकि योगी सरकार ने दी नहीं। बहुजन समाज पार्टी वहीं ये कहती है महिलाओं को राजनीति में आगे करेंगे, नौकरी में 50% युवाओं को हम आरक्षण देंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हम आपको दिखाते हैं युवाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच क्या रही है, क्योंकि विजन वहीं से चलता है जहां से लीडरशिप शुरू होती है। लीडरशिप एक पिरामिड में चलती है कि सबसे ऊपर की एक सोच, सबसे ऊपर का एक विजन, और उसी हिसाब से आगे चलना। भारतीय जनता पार्टी की युवाओं को लेकर सोच क्या है, देखिए। नए भारत का विस्तार भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है, और इसलिए जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। 2 जनवरी 2022 का ये भाषण हमने आपको दिखाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। लेकिन इसी सत्ता में अगला जो चैप्टर में पलटूंगा ये आ जाता है पावर ऑफ पूर्वांचल, यानी पूर्वांचल की 156 सीटें, 156 सीटें जिनका इतिहास शुरू होता है 70 के दशक से। 70 का दशक यानी कमलापति त्रिपाठी का दशक, 70 का दशक यानी हरिशंकर तिवारी का दशक, 70 का दशक यानी वीरेंद्र शाही का दशक। उस दशक के बाद फिर निकले हुए मुख्तार अंसारी, उस दशक के बाद फिर निकले हुए धनंजय सिंह, उस दशक के बाद फिर निकले हुए ब्रिजेश सिंह, उस दशक के बाद फिर रमाकांत उमाकांत जैसे नेता निकले। यानी हरिशंकर तिवारी से लेकर के आज तक जो भी राजनीति है पूर्वांचल में पावर की, बाहुबल की, या फिर सियासत का गणित समझने और समझाने की, ये पावर पूर्वांचल की से लेकर के जनता क्या सोचती है, पूर्वांचल की रिपोर्ट। चुनाव है और सबकी नजर पूर्वांचल की ओर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजा गया, वहां से टिकट दिया गया है, वहां से वो लड़ेंगे। पहले कयास लगाया जा रहा था उनको अयोध्या, मथुरा, काशी, लेकिन उनको गोरखपुर भेजा गया। हमारे साथ काशी के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि पूर्वांचल की अंगड़ित क्या कहती है। अब बताइए, मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर भेजा गया वहां से चुनाव लड़ने के लिए, तो पूर्वांचल की अंगड़ित क्या कहेगी इस बार? सब सर्वप्रथम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि योगी जी की डिमांड हर जगह थी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सीटों पर योगी जी की मांग हो रही थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संगठन जहाँ आदेशित करेगा मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। ये तो है कि भाई जहाँ से योगी जी लड़ेंगे उसके जितने नज़दीकी क्षेत्र हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ से सपा एकदम साफ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब 100+ पूर्वांचल में रहने की जो है कि 100+। 2017 में भी 115 सीटें आई थी। हाँ, तो 115 से ऊपर ही जाना, नीचे नहीं होना है। उत्तर प्रदेश को ठीक इसी तरीके से, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड के तौर पर देखा तो जाता है, लेकिन अलग अलग जातियों में बांट करके भी देखा जाता है। और कहते हैं कि यूपी में जब मंडल चलता है ना तो फिर कमंडल नहीं चलता, और अगर कमंडल चल जाए, नहीं धर्म चल जाए, तो जाति जो है वो बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन जाति की लड़ाई वाले कितने क्षत्रप हैं। ये छोटे तो हैं, छोटे छोटे दल हैं, लेकिन बड़े काम के हैं। अगर किसी के साथ चले जाएं तो खेल बना भी देते हैं, खेल बिगाड़ भी देते हैं। ये छोटे जो दल हैं यूपी में कितने काम के हैं,
कौन कौन से हैं, आप ये भी देखिए। जयंत चौधरी की आरएलडी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओपी राजभर की एसबीएसपी, मोहम्मद अयूब की पीस पार्टी, हालांकि बहुत एक्टिव दिख नहीं रहे हैं, ओवैसी की एआईएमआईएम, अनुप्रिया पटेल का अपना दल, मिर्जापुर वाले इलाके में राजवीर सिंह की जनक्रांति, अलीगढ़ के इलाके में लोध वोट बैंक को अपने साथ में करते हैं, शिवपाल की प्रगतिशील समाज पार्टी, इटावा, आगरा, मैनपुरी, इन सभी जगह पर इस पार्टी का अपना प्रभुत्व है। लेकिन जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में जो बड़ी लड़ाई है ना, ये ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई है, जहां पर छोटे छोटे दल आते हैं। ये ओबीसी वोट बैंक में कोई यादव के पीछे भागता है, कोई राजभर के पीछे भागेगा, कोई निषाद, केवट, मल्लाह, शाक्य, मौर्य, इन सभी के पीछे अलग अलग भागते हैं। हाल के दिनों में बड़ा दल बदल भी हुआ है। आज आप ये सुने, ओबीसी की राजनीति पर प्रदेश के दो बड़े नेताओं का क्या कहना है। संजय निषाद, अध्यक्ष निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री, और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के अब नेता हो गए हैं, हालांकि योगी सरकार में मंत्री भी थे। इन तीन बड़े नेताओं को सुनिए। उन्हें 2 जून की रोटी कपड़े मकान मिले, जिन लोगों ने छीना उन्हें हटाया जा और फिर उनको हिस्सा दिलाया जाए, इसके लिए पार्टी बनी है। इसलिए जीत के लिए हम लोग काम करते हैं, उसके लिए सीट भी चाहिए और सीट भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है। निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय 2019 में भी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में था, 2022 में भी रहेगा। एक ऐतिहासिक वोट है और एक 18% आबादी है। इन्हें सबने सताया है, आरक्षण के नाम पर गोलियां चलवाई हैं, डंडे चलवाए हैं, यातनाएं दी हैं, जेल भिजवाया है, सदन में आवाज उठाई तो विरोध किया है, हमारे लोगों को कालघाट नदी छीना गया है, फाइलें गायब कराई गई हैं, गुमराह किया गया है, कितना क्या किया गया है मालूम है। जो लोग पिछड़ों के सवाल पर छोड़ के गए हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या नीट में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का काम मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया में पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों को आरक्षण देने का काम मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर बहाली का काम, ये निर्णय क्या मोदी जी की सरकार ने नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। पूर्वांचल की राजनीति में क्या क्या चल रहा है ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन जो शुरुआती लड़ाई है ना जाटलैंड की है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आगे आपको हम ये दिखाएंगे कि जाटलैंड में असली सियासत जाटों की क्या चल रही है, जाट के जहन में क्या चल रहा है। जाट मुस्लिम को अगर एक साथ में लेकर के आते हैं एसपी और आरएलडी, तो उनके लिए कितना फायदा होगा, ले आ भी सकेंगे या फिर नहीं। मुजफ्फरनगर दंगों का दर्द जाट और मुस्लिम के जहन में कितना है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा अखिलेश ने 3 दिन पहले अन्न लेकर के संकल्प लिया। अन्न संकल्प का यह फॉर्मूला अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को कहां से मिला, बहुत बड़ा खुलासा एक ब्रेक के बाद। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अखिलेश यादव ने यह कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो यश भारती सम्मान को फिर से शुरू करेंगे, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली भी की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर, यहां गांव वालों ने भारतीय जनता पार्टी विधायक को जमकर के खदेड़ दिया है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से विधायक हैं विक्रम सैनी, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। मुनव्वरपुर गांव में पहुंचे थे विक्रम सैनी, गांव वालों ने विक्रम सैनी को गांव से ही खदेड़ दिया। वीडियो वायरल है, विरोध के बीच गाड़ी में बैठकर किस तरह से विधायक जी निकले, ये भी तस्वीरें आप देख पाएंगे। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मुजफ्फरनगर के दंगे आज भी सभी को याद है। हालांकि 9 साल गुजरने को आ गए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घाव अभी भी ताजा हैं, वो चाहे जाट बिरादरी हो या फिर मुसलमान हो। लेकिन क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना खास है, जानते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 26 जिले आते हैं, यहां से 27 लोकसभा सीटें आती हैं। विधानसभा की 403 में से 136 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आया करती हैं। पश्चिमी यूपी की आबादी 7 करोड़ से भी ज्यादा है और पश्चिमी यूपी में हिंदू हैं 72%, मुसलमान है 26%, जाट बिरादरी इसमें से आ जाती है 15% के आसपास।
आपको मैं अमरोहा और बुलंदशहर की रिपोर्ट दिखाता हूं। दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। बुलंदशहर से पुनीत आपको यह बता रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक वोटर के जहन में क्या चल रहा है। और अमरोहा से अरुण की भी रिपोर्ट आप देखेंगे। अमरोहा से अरुण लाइव हैं और हमें यह बताएंगे कि आखिरकार अमरोहा की जनता बिजली, सड़क, पानी, विकास, इन सभी के पैमाने पर अपने विधायक जी और बाकी तमाम नेताओं को किस तरीके से तौलती है। अमरोहा और बुलंदशहर की रिपोर्ट। गांव के लोगों का मत देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये किसान एक ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहे हैं और हम उनसे पूछेंगे कि क्या जैसे पहले चरण में यहाँ मतदान है तो क्या है यहाँ की जनता का रुख। मैं जानना चाहूंगा। हम लोग ट्रैक्टर पर चढ़कर जानना चाहेंगे, जाएंगे वहां से, बैठेंगे ट्रैक्टर पर ही बैठ के आज हम यहाँ सफर करेंगे। बाकायदा इंडिया न्यूज की टीम जानेगी कि क्या यहाँ चुनावी माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? अंकुर गौर। अंकुर जी, ये बताइए कि 2022 का पहला चरण बुलंदशहर से शुरू हो रहा है। क्या है यहाँ की चुनावी हाल, क्या चल रहा है? योगी के है चांस। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी मुद्दे? सबसे पहले तो गाय का रहेगा जी। गाय का? हाँ जी। क्या परेशानी है बताइए? जंगल में हमारे गेहूं को खा जाती है, लेटे को खा रही है, गन्ना खा रही है, हमारी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। क्या मानते हैं 2022 में किसका पलड़ा भारी रहेगा? योगी जी का पल्ला भारी रहेगा। फिर भी आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है अमरोहा के गजरोला में, जहां पर जानेंगे गली गली में किस नेता का शोर है और लोगों का किस पार्टी की ओर जोर है। बार चुनाव पे किस पर मेहरबान होने वाले हो? देखते हैं, हमारा तो कोई बोर्ड ही नहीं बड़ा वालों का करके। बोर्ड नहीं है आपका? नहीं, मेरा नहीं। फिर भी गली मोहल्ले में किसका शोर लग रहा है? बीजेपी का चल रहा है जी। बीजेपी का शोर है जी, बस। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या शोर लग रहा है इस बार, किस पार्टी का शोर है? शोर क्या भैया, अब जो है बीजेपी आएगी। अब चोरी वोरी सब खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अब 5 साल बीजेपी रह चुकी है, बताइए कितनी चोरी हुई। पहले दिन के 12 बजे भैंसों को चुरा कर ले जाते थे। अब तो किसी की हिम्मत हो जाए जो चुरा ले, रात को 12 बजे भी चुरा के दिखा दियो कोई। और रही काम कराने वाली, काम देखिए अपने क्षेत्र में धनौरा विधानसभा से विधायक राजीव तरारा हैं, उन्होंने इतना काम कराया है कि पिछले 20 साल में काम नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में किया है। ये तो बात हो गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आपको खर्च कितना करना है, माननीय, यानी अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं तो फिर आपका खर्च कितना होना चाहिए। इन सभी को लेकर के कैपिंग कर दी गई है। और हाँ, खर्च यानी सिर्फ गाड़ी का नहीं, खाने पीने का, आपकी चाय की चुस्कियों का, आपके समोसे का, हर एक चीज का खर्च तय किया गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए कह दिया है कि अगर आप चाय पीते हैं या पिलाते हैं, एक चाय पर आप 6 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर आप पूरी सब्जी की थाली लेते हैं ना, तो फिर आप 37 रुपए खर्च कर सकते हैं। एक समोसा खुद खाते हैं या फिर बाकियों को खिलाते हैं तो फिर इसका खर्च 6 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर फूलों की माला आती है, पहनते हैं, पहनाई जाती है, 16 रुपए प्रति मीटर की ही माला होनी चाहिए। अगर ढोल, नगाड़े, ताशे वाले आते हैं तो उनकी दिहाड़ी एक दिन की 1575 रुपए तय कर दी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यानी माननीय से ये कह दिया गया है कि आप चाय भी संभल कर पिए, समोसा खाते हैं तो अपना दिमाग लगाएं, अगर ढोल, ताशे, नगाड़े बजाते हैं तो आप ये भी याद रखिए कि कभी भी बाजा बज सकता है। अगर कहीं भी गलती हो जाती है तो नेताजी खर्च संभल करके कीजिए। चुनाव आयोग ने लिमिट लगा दी है। आशीष की रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के खर्चों के लिए एक सूची जारी कर दी है, जिसके तहत अगर उम्मीदवार किसी को चाय पिलाता है तो उसकी कीमत 6 रुपए आकी जाएगी और वो उसके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह समोसे की कीमत भी 6 रुपए होगी। इसके अलावा जो पानी की बोतल होगी वो MRP पे होगी, यानी 20 रुपए की जो पानी की बोतल है वो 20 रुपए ही आकी मानी जाएगी और वो चुनावी खर्च में शामिल होगी। इसके अलावा अगर वर्चुअल रैली में किसी तरह का कोई जादू का शो उम्मीदवार करना चाहता है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने रकम तय कर दी है और वो रकम होगी 2500 रुपए, यानी 2500 रुपए कीमत होगी अगर वो कोई जादू का शो करना चाहता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर अगर कोई नुक्कड़ नाटक या फिर अगर कोई काव्य सम्मेलन या फिर इसके अलावा कोई कव्वाली करना चाहता है तो उसके लिए उसे 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी चुनाव आयोग की तरफ से एक सूची जारी कर दी गई है और इन सूचियों के तहत ही अब उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा देना पड़ेगा।
यानी अगर किसी को चाय पिलाते हैं और समोसा खिलाते हैं तो 6-6 रुपए की कीमत होगी, यानी 12 रुपए आकी जाएगी। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यानी नेताजी आप तो संभल करके खर्च करें, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा दांव चला है। अखिलेश यादव ने चूंकि 3 दिन पहले ही हाथ में अन्न उठा करके संकल्प लिया है कि किसानों की नाइंसाफी की लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं अखिलेश के अन्न संकल्प पर बहुत बड़ी खबर हमारे पास में आई है, अंदर की खबर है, कांग्रेस से प्रेरित है अखिलेश का अन्न संकल्प का फॉर्मूला। 9 साल पहले कांग्रेस ने भी ठीक इसी तरह से गंगा संकल्प लिया था और गंगा संकल्प से प्रेरित है अखिलेश का अन्न संकल्प। क्यों, कब, कहां, कैसे, अब आपको हम डिटेल वे में बताते हैं और दिखाते हैं। किसान की कसम बनाम गंगा की सौगंध, यह माजरा क्या है समझिए। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक सौगंध ली, चुनाव के लिए गंगा की सौगंध, हिट हुआ था यह नारा। अब अखिलेश ने किसानों के लिए अन्न संकल्प लिया है, यानी कांग्रेस ने गंगा की सौगंध खाई, अखिलेश ने लिया अन्न संकल्प। 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का यह फॉर्मूला बड़ा हिट हुआ था। किसानों के लिए कांग्रेस नेताओं ने सौगंध खाई थी। तब मंच से लोन माफी पर गंगा जल उठा करके सौगंध खाई गई थी। 2013 में आरपीएन सिंह ने गंगा जल लेकर के सौगंध ली थी और गंगा की यह सौगंध छत्तीसगढ़ में बड़ी गेम चेंजर साबित हुई थी। 2022 में अखिलेश भी सौगंध जैसे संकल्प के फॉर्मूले पर हैं। यूपी में चूंकि 47% आबादी खेती पर निर्भर है, वोट जरूरी है, इसलिए अन्न संकल्प है। यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, गेम चेंजर हैं, इसीलिए उनके लिए अन्न संकल्प है। अब ये अन्न संकल्प के लिए 9 साल पीछे आपको लेकर के हम चलते हैं। 2013 की वो तारीख जब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने हाथ में गंगा जल लेकर के सौगंध खाई थी और ये कहा था कि किसानों के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और अब अन्न संकल्प के साथ ठीक इसी तरीके से 2022 में भी अखिलेश कुछ कर रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, 2 अलग अलग बयान हैं, तासीर एक जैसी है, 9 साल का फासला है। आप भी देखें कैसे कांग्रेस के फॉर्मूले से अखिलेश ने अपना संकल्प लिया। खाता हूं, आप लोग भी उठाइए कि 10 दिनों के अंदर किसान का ऋण लोन माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा करती है। लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा अन्न संकल्प। लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा। जब 30 साल से उनकी सरकार थी 5 बार, तब किसान नहीं याद आए, तब मिल बेच रहे थे। जब गन्ना मूल्य मांगने जाते डंडे बज रहे थे, गोली चल रही थी। हमारे यहाँ 15 किसान मरे थे, अभी पार्क लगा हुआ है। तो तब नहीं किसान याद आ रहे थे, आज किसान याद आ रहे हैं। आज के जब मोदी जब सबके खाते में पैसा देना शुरू कर दिया, किसान को जोड़ दिया। राजीव गांधी कहते थे कि जब मैं 100 रुपया देता हूँ तो 1 रुपया पहुंचता 99 बीच में खा जाते। कौन खा रहे थे? 30 साल तक सपा बसपा के सहयोग से तो केंद्र की कांग्रेस की सरकार चल रही थी ना, तो 99 किसानों का रुपया कौन खाता था? प्रण इस बात का लेते जब सत्ता में थे कि मैं किसानों का भला करूंगा, अच्छा रहता वो प्रण लेते इस बात का कि मैं सड़कें बनाऊंगा, सुरक्षा दूंगा। तब तो किसान खेत में जाने से भी डरता था, छात्राएं स्कूल जाने से डरती थी, सड़कें नहीं थी, गड्ढों में सड़क थी, बिजली आती नहीं थी, चारों ओर इंजन से किसान सिंचाई करता था और लगातार अपहरण होते थे, धमकियां होती थी, किसान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। उस समय यदि अखिलेश जी प्रण लेते कि मैं किसानों को सुरक्षा दूंगा, किसानों को बिजली दूंगा, किसानों को पानी दूंगा, हो सकता है उस समय उनकी शपथ का कुछ असर होता। जब मौका मिलता है तो कुछ करते नहीं।